Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So taking up the next topic regarding the percentage. So firstly, we'll go through the important formulas and then we'll cover the previous questions related to percentage. So firstly, it is stated कि simply अगर हमें कोई fraction है, we have to convert that into percent. So simply we have to multiply that with 100. So for example, 3:5 is the ratio given to we multiply with 100 and we get it as 60%. तो 60% का फ्रैक्शन फॉर्म में 3/5 भी लिख सकते हो। अब ये 6% से अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप इसको डिवाइड करोगे 100 से। सो ये रिपीटेड है। ओके, सेकंड इज टू कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन, वही जो भी बोला। सो दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन दैट इज गिवन एंड ये परसेंटेज फॉर्म में, तो आपको इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यू विल डिवाइड दिस बाय 100 सिंपली। सो आप इसको कैसे करते हो, 16 into 3 + 2 डिवाइडेड बाय 3, तो इट विल कम आउट एज 50/3 एंड यू विल डिवाइड दिस विद 100, सो विल गेट 1/6 एज द रेशियो। ये सिंपल कैलकुलेशन के लिए है, अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आगे फॉर्मूलाज हैं। सो टू फाइंड अ परसेंट ऑफ अ गिवन नंबर, फॉर एग्जाम्पल कोई गिवन नंबर है उसका भी हमें परसेंटेज निकालना है, तो हाउ वी कैलकुलेट। जैसे 75% निकालना है 400 का कितना होगा, तो यहाँ पे सिंपली 75% है तो उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि परसेंट में आप वैसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो 75 डिवाइडेड बाय 100, तो वी कन्वर्टेड दिस इनटू फ्रैक्शन एंड इसको ऑफ ऑफ मतलब हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मल्टीप्लाइड विद 400। अब अगर आपको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है तो आप सिंपली वैसे भी कर सकते हो, जैसे 400 का 10% कितना होता है, 40 होगा, एंड डिवाइड मल्टीप्लाई इट विद 7, तो 70% आ जाएगा, और 40 अगर 10% है तो 5% उसका उसका भी हाफ होगा जो 20 होगा। तो आप इस तरीके से भी ओरली निकाल सकते हो। सिमिलरली 25 kg, what percent of 25 kg is 3.5 kg, मतलब 3.5 kg अगर हम 25 kg टोटल में से कैलकुलेट करते हैं तो कितना परसेंटेज निकला। तो ऑफ, जहाँ पे जो ऑफ वाला एस्पेक्ट है मतलब टोटल 25 है तो 25 नीचे हम डिवाइड करेंगे उसको, और 3.5 था तो उसको 35 डिवाइडेड बाय 10 किया एंड मल्टीप्लाइड विद 100, तो 14% है 3.5 kg ऑफ 25 kg टोटल। Then if A is X% more than that of B, then B is less than that of A by कितना परसेंट। तो सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला है एंड आप इसको ऐसे भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो, उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो विल गेट दिस फॉर्मूला। देन अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेम, तो मोहन की सैलरी दे रखी है 10% मोर देन दैट ऑफ सोहन। तो सोहन की मतलब सैलरी जो हम उसको टोटल 100% कैलकुलेट कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं, पॉसिबली अज्यूम कर रहे हैं। तो मोहन की सैलरी अगर उससे 10% ज्यादा है सोहन की सैलरी से, तो मतलब इट इज 110% ऑफ द सोहन सैलरी, क्योंकि 10% ज्यादा है। देन हाउ मच परसेंट इज सोहन सैलरी लेस देन दैट ऑफ मोहन, तो इसका रिवर्स फाइंड आउट करना है। तो उसमें हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 10% ही लेस होगा, क्योंकि वो परसेंटेज फॉर्म में है, तो पहले उसको नंबर में कैलकुलेट कन्वर्ट करेंगे देन विल कैलकुलेट द परसेंटेज। सो सिंपली जैसे अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो जो सिंप्लीफाइड या डायरेक्ट मेथड है सिंपल परसेंटेज वाला फॉर्मूला बेसिक, उससे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें निकालना है हाउ मच परसेंटेज सोहन सैलरी लेस, तो मोहन की सैलरी से माइनस करेंगे सोहन की सैलरी, मतलब डिफरेंस हमें पता लग जाएगा। और कंपेयर किससे करना है, मोहन की सैलरी, तो जिससे हमेशा हम हमेशा कंपेयर करते हो हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है, दैट इज मोहन की सैलरी नीचे आएगी, विल डिवाइड विद दिस एंड मल्टीप्लाइड विद 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो इट इज 0.9%। हाउएवर वो ज्यादा कितनी थी, मोहन की सैलरी 10% ज्यादा थी। नाउ अनदर फॉर्मूला इज, अगर ए नंबर है दैट इज अगेन X% ऑफ सी, जो एक सेकेंड नंबर है, और बी है दैट इज Y% ऑफ सी। सो ए की जब हम निकालते हैं रिलेशनशिप, तो ए एज अ परसेंटेज ऑफ बी कितना होता है। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको पहले अगर हम इक्वेशन फॉर्मेट में लिखते हैं, तो ए हमें दे रखा है X% ऑफ सी, ये यहाँ पे गिवन है, बी Y% ऑफ सी है। तो यहाँ पे इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल
इसी वाली इक्वेशन को और आगे सॉल्व करते हो तो सी को आप ऐसे लिख सकते हो, ये y% है ऑलरेडी, सी यहाँ मल्टीप्लाइड है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो सी वुड बी b डिवाइडेड बाय y%, ये ऐसे लिख दिया है। तो यहाँ पे अगर हम c की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली, और परसेंट परसेंट कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसलिए x/y इंटू 100 जो परसेंटेज हो गया हमें ऑफ p। तो क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा ये कंफ्यूजिंग अभी ऐसे अगर लग रहा है, तो क्वेश्चन करेंगे तो इट विल बिकम मोर इजियर एंड सिंपलर टू अंडरस्टैंड। ओके, क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेम इज, अगर a इज 20% ऑफ c, सो यहाँ हमने लिख दिया है, और b इज 25% ऑफ c, तो डायरेक्टली व्हाट परसेंट इज a ऑफ b। तो a और b के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, ये हमें सेकेंड नंबर के कॉन्टेक्स्ट में, सी के कॉन्टेक्स्ट में दे रखा है, तो सिंपली x/y, तो x 20% है, y इज 25 इंटू 100, तो इट विल बी 80% ऑफ b। Now, if there are two numbers respectively, they are x% and y% more than that a third number, तो फर्स्ट नंबर कितना परसेंटेज है सेकंड नंबर का, एंड उसके बाद उसका रिवर्स भी, सेकंड नंबर कितना परसेंटेज है ऑफ द फर्स्ट नंबर, दैट इज ए या बी, हम दो नंबर एज्यूम कर सकते हैं। सो अगर फर्स्ट का निकालना है परसेंटेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकंड, तो 100 प्लस एक्स होगा, तो एक्स वाला जो है ए नंबर से रिलेटेड है, तो पहले वो आएगा ऊपर, और अगर हम सेकंड नंबर का निकाल रहे तो ऊपर फिर पहले वाई आएगा, बस इतना यहाँ डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है ऑन द सेम फॉर्मूला, से टू नंबर्स हैं, दे आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, तो तीसरा नंबर मतलब सी वी कैन सपोज, तो दो नंबर हो गए ए एंड बी, या यहाँ पे जैसे n1 n2 n3 भी हम अज्यूम कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ये हमें दे रखा है, सो व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ सेकंड हमें निकालना है, मतलब कि हमें ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो एक्स एंड वाई, यहाँ पे एक्स है 20 और वाई है 50, तो जैसे 100 प्लस एक्स, 100 प्लस 20 कम्स फ्रॉम हेयर, एंड 100 प्लस 50 कम्स फ्रॉम हेयर, एंड परसेंटेज ऑफ कितना है ऑफ द सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर इज n2, सिंपली विल गेट इट एज 80% ऑफ द सेकेंड नंबर। तो ऐसे हाँ जी, डायरेक्ट। हाँ, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते नहीं है इतना, इसमें हम्म। ज्यादा और सिंप्लीफाइड है फॉर्मूलाज, बट ये एक बार है कि इफ यू गो थ्रू देम वंस तो विल बी ऑन द सेफर साइड। अब जैसे वो ऊपर वाला फॉर्मूला जो था वो मोर देन के कॉन्टेक्स्ट में था, यहाँ पे लेस देन है नंबर, तो इफ टू नंबर्स रिस्पेक्टिवली x% y% दे आर लेस देन द थर्ड नंबर, तो बस यहाँ साइंस चेंज हो गए, यहाँ माइनस हो गया, और वही है सीक्वेंस, अगर हम पहले नंबर का परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो ऑफ द सेकंड, तो x 100 माइनस एक्स ऊपर रहेगा, यहाँ पे सेकेंड नंबर का रिवर्स, तो ऊपर 100 माइनस वाई रहेगा। तो कोई डाउट है, करो ना। नहीं मान सकती। ठीक है, तो डायरेक्ट यहीं पे फॉर्मूला लग गया, तो ये पूछा है कि व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड नंबर, तो ये दोनों लेस देन थर्ड नंबर हमें दे रखा है कितना परसेंटेज है, तो 100 माइनस 32 यहाँ से आ गया, 100 माइनस 20 यहाँ से, when we calculate it would be 85% of n2। Then another formula is if the price of the commodity increases by p%, प्राइस इंक्रीज हो रहा है मतलब इन्फ्लेशन रेट है एक तरीके से ये, देन द रिडक्शन इन द कंजम्पशन सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर कितना होगा, मतलब ये सिंपली ये बोल रहा है कि आपके पास जो आपका बजट है या आपके पास टोटल जो मनी है वो फिक्स्ड है, बट प्राइस ऑफ कमोडिटी वो है इंक्रीज हो गया, तो आपको कितना कम उसका कंज्यूम करना पड़ेगा, या आप उसको कितना कम क्वांटिटी से बाय करोगे कि आपका एक्सपेंडिचर फिर भी उतना ही रहे, तो बजट आपका चेंज नहीं हो रहा है। सो उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ फॉर्मूला है, बट अगेन मैं तो यही बोलूंगी, मैं तो सिंपल जो परसेंटेज वाला बेसिस है उसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए इजीली, बट वहाँ पे वही है आइडेंटिफिकेशन एक एस्पेक्ट है, वरना अगर आप फॉर्मूला याद कर सकते हो तो वो ही आप मेथड यूज करो। तो यहाँ सेकंड जो है, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस बाय p%, ऊपर था इंक्रीज हो रहा है p%, तो यहाँ पे 100 प्लस p था, तो यहाँ डिक्रीज है तो 100 माइनस p हो जाएगा। So if the price of sugar increases by 25%, we have to find how much percent its consumption will be reduced so that हमारा expenditure is not increasing. So 25% यहाँ पे 25 और नीचे 100 plus x था, तो ये 100 plus 25 would be 125 into 100 because we have to calculate the percentage
तो 20% रिडक्शन हमें देखने को मिलेगा इन कंजम्पशन बिकॉज शुगर का प्राइस इंक्रीज हुआ विद 25%। सिमिलर इसी लाइंस पे एक और क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे प्राइस ऑफ कमोडिटी यहाँ डिक्रीज हो रहा है 25% से, तो 33.33% इंक्रीज हो जाएगा कंजम्पशन में। तो एक तरीके से यहाँ पे आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई। अब एक और फॉर्मूला है, इफ द नंबर इज चेंज्ड, या तो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, बोथ द वेज इट इज ट्रू, सक्सेसिवली एंड X% और Y%, जो नेट चेंज अगर हमें निकालना है तो वो कैसे होगा फॉर्मूला के बेसिस पे, तो X+Y+X into Y डिवाइडेड बाय 100, वो हमें परसेंटेज दे देगा। इस पे क्वेश्चंस आते हैं डिस्काउंट्स वाले, तो वो क्वेश्चंस हैं आगे, उसको सिंपल दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो सॉल्यूशन में तब हम डिस्कस करेंगे। तो सेम क्वेश्चन है यही कि फर्स्ट अगर सपोज पर्सन सैलरी इज इंक्रीज बाय 15%, उसके बाद वो डिक्रीज हो गई बाय 12%। तो जैसे जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। पहले अगर इंक्रीज हो रहा है तो सैलरी इंक्रीज होने के बाद 15% जो है वो न्यू सैलरी में फिर 12% का डिक्लाइन हुआ है। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला से हम शो कर रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ क्योंकि दूसरा डिक्रीज है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, X-Y प्लस, यहाँ पे ये माइनस है तो ऐसे यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इट विल बी 1.2% इंक्रीज होगा सिर्फ नेट चेंज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टू पैरामीटर्स ए और बी है मल्टीप्लाइड टू गेट अ प्रोडक्ट, अगर ए इज चेंज्ड बाय X%, अनदर इज चेंज्ड बाय Y%, net percentage change in the product of these two parameters a and b is given by same formula। तो यहाँ जैसे रेडियस ऑफ सर्कल दे रखी है इट इज इंक्रीज्ड बाय 2%, तो परसेंटेज चेंज कितना है उसके एरिया में, तो एरिया ऑफ सर्कल इज πr²। नेट इंक्रीज वही सेम फॉर्मूला रहेगा, तो टू वेरिएबल्स यहाँ पे रेडियस है क्योंकि r² है तो r×r, यहाँ पे 2% से इंक्रीज हुई है रेडियस तो इसलिए दो बार 2 लिखा हमने, एक्स और वाई यहाँ सेम है वैल्यू 2 आएगा, तो इट वुड बी 4% इंक्रीज। यहाँ फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं। ठीक है, एक और, if the present population of town is P and population changes at R% per annum, increase भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है। तो अगर हमें कैलकुलेट करनी है पॉपुलेशन आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, लाइक सपोज आफ्टर 5 years what is going to be the population if it is increasing at a certain fixed percentage rate। तो P हो गया टोटल पॉपुलेशन, ब्रैकेट में 1+R, R इज द परसेंटेज रेट ऑफ चेंज, N इज द नंबर ऑफ ईयर्स और टाइम पीरियड। और अगर हमें हिस्ट्री में जाना है तो उसके लिए पॉपुलेशन N ईयर्स अगो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें सिंपली हम सेम इसको डिवाइड कर देंगे, जो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया वो यहाँ सिंपली डिवाइड हो जाएगा। तो आर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, जो रेट ऑफ चेंज है, जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज हुई है बाय 5% एनुअली, तो ये आर हो गया। सो इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन तो ये पी हो जाएगा 84,000 है, तो 2 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, तो एन विल बी 2। दिस इज द फॉर्मूला, यहाँ पे सिंपली वैल्यूज डाल दोगे तो इट विल बी 9,261 वुड बी दी। तो ये इसमें बस ये इसको प्लस करना है 84,000 में प्लस दिस 9,261। So another formula, if a number is A, it is increased successively by X% followed by Y and then by Z%, तो final value of A कितना होगा, तो A बाहर होगा, विल जस्ट ऐड ऐसे 1+X/100, तो 1+X% है ये, तो X डिवाइडेड बाय 100 तो वो नंबर्स में चेंज हो जाएगा, फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली 3 वेरिएबल्स हैं, 3 टाइम्स सक्सेसिव इंक्रीज है चेंज हो रहा है, तो इसलिए सेम रहेगा। जैसे पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज गिवन टू बी 1,44,000 इफ इट इज इंक्रीजिंग बाय 5%, पहले ईयर में, सेकेंड ईयर में डिक्रीज्ड बाय 10 एंड थर्ड में इट इज इंक्रीजिंग बाय 15%। तो पॉपुलेशन 3 साल के बाद क्या होगी, तो बाहर पूरी पॉपुलेशन होगी, अब जहाँ इंक्रीज है वहाँ पॉजिटिव होगा, जहाँ डिक्रीज है वहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, फॉर्मूला बाकी सेम रहेगा। तो दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन। नाउ एग्जामिनेशन में सपोज मिनिमम पास परसेंटेज होती है X% है सपोज, तो स्टूडेंट सिक्योर्स Y मार्क्स
बट फेल्स बाय जेड मार्क्स। तो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन भी आए हैं, मतलब इसी थीम पे क्वेश्चंस आए हैं सी सैट में, बट यहाँ पे भी फॉर्मूला है, उसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके दिखाएंगे और सिंपल, और जिसमें आपको इतना रट्टा नहीं मारना पड़ेगा फॉर्मूलाज का। तो जैसे यहाँ स्टूडेंट सिक्योर्स वाई मार्क्स एंड फेल्स बाय जेड मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स कैलकुलेट करने एग्जामिनेशन में कितने हैं, तो सिंपली यहाँ 100 × y + z डिवाइडेड बाय जो पास परसेंटेज है x। पर इतने फॉर्मूलाज याद रखना पॉसिबल है नहीं। Examination student gets 60% marks to pass. Student who gets 120 marks fails by 60 marks. तो मैक्सिमम मार्क्स हमें निकालने हैं। तो यहाँ फॉर्मूला के बेसिस पे सिंपली x, यहाँ पे y z और नीचे x आएगा। तो 300 is the maximum marks needed. Then examination x% y% students respectively fail in two different subjects, और z% students है they are failing in both the subjects. So percentage of students who pass in both the subjects will be deriving or would be given by this formula 100 minus bracket में x plus y minus z%. तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए x और y% है, दोनों सब्जेक्ट्स में जो फेल हो रहे हैं वो z% है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज होनी चाहिए, उस पर भी बहुत मतलब पूरा क्वेश्चन है जो हम इक्वेशन बनाते हैं वो भी चेंज हो जाती है given the basis of the language of the question. There's a 42% students failed in maths, 52% failed in science, 17% जो दोनों में फेल हो गए। तो परसेंटेज निकालना those who passed in both the subjects, तो सिंपली वही फॉर्मूला लगेगा। तो 23% are the ones who passed. Now coming to the most important aspect जो previous year questions हैं, तो थोड़े डिफरेंट आपको लगेंगे गिवन अभी तो जो हमने थीम्स और फॉर्मूलाज कवर करे हैं। तो इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन 70% द पर्सन मेल है एंड 30% आर मैरिड। तो पहले तो जो दे रखा है 70% मेल, तो ग्रुप में सपोज जैसे अगर हमें आंसर निकालना है ना परसेंटेज फॉर्म में, सो वी कैन अज्यूम द नंबर, क्योंकि परसेंटेज उस सेंस में वो सेम ही रहेगा। आप किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालोगे तो आंसर वो परसेंटेज सेम ही आएगा। तो इसमें एक ये क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है। तो सपोज हमने 100 एज्यूम कर लिया ग्रुप का जो टोटल स्ट्रेंथ है, गिवन है 70% आ मेल, तो यहाँ हमने लिख लिया 70% मेल 30% फीमेल। तो अगर नंबर लिखेंगे तो 70 मेल होंगे 30 फीमेल होंगे। सेकेंड एस्पेक्ट बोल रहे हैं 30% दे आर मैरिड। ठीक है, इसको हमने अलग से लिख दिया 30% आर मैरिड, मतलब टोटल ग्रुप में से 30% मैरिड, तो 30 वुड बी द टोटल मैरिड पीपल। तो इफ 2/7 ऑफ मेल्स आर मैरिड, तो यहाँ निकाल लिया इसका 2/7 ऑफ 70% का, तो 70 वुड बी द नंबर। तो 70 का 2/7 वुड बी 20 पीपल। तो मेल्स में 20 मेल्स आर मैरिड। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फीमेल्स इज सिंगल? सो यहाँ पे अगर हमें 30 पीपल इन टोटल दे आर मैरिड, तो यहाँ से 20 मेल्स मैरिड हो गए, अब बचे 10। तो क्योंकि यहाँ पे 30 हमने निकाल लिया था, गिवन था ये हमें 30 आर मैरिड, तो 20 तो मेल्स हैं तो बचे 10, तो 10 वील से 10 फीमेल्स आर मैरिड। और परसेंटेज ऑफ मैरिड वुमेन हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसी इसी जो हमने अभी नंबर्स कैलकुलेट करें। तो इट वुड बी 10/30 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। तो 10 फीमेल्स दे आर मैरिड, टोटल मैरिड कितने 30, तो हमेशा टोटल से डिवाइड होता है। तो इट वुड बी 33.3%, एंड परसेंटेज ऑफ सिंगल वुमेन वुड बी 20/30। तो 2/3 इज द फ्रैक्शन, तो फोर्थ ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। ना ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। इसको आप डायग्राम ड्रॉ करके भी सिंपली कर सकते हो। कैलकुलेट फाइनल आंसर, तो 100 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, तो यूनिवर्सल वैल्यू मतलब 100 से ज्यादा कुछ है ही नहीं, इससे बाहर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है इन द गिवन इन द करंट सिचुएशन। तो 100 स्टूडेंट्स पर्टिकुलर क्लास, 60% स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 30% प्ले फुटबॉल और 10% जो प्लेइंग बोथ द गेम्स। तो ये जो ये ओवरलैपिंग एरिया है ये बोथ द गेम्स के लिए, तो ये हमें 10% दे रखा है। 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा, तो ये वैल्यू आ गई। अब 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, तो मतलब 60 स्टूडेंट्स, 60 में से अब ये 10 माइनस हो जाएगा, तो ये वाला जो बाकी एरिया बच गई सर्कल का, इट वुड बी 50। एंड सिमिलरली 30 स्टूडेंट्स में से ये 10 माइनस हो गया तो 20 बचा। दे प्ले ओनली फुटबॉल, और क्रिकेट ओनली क्रिकेट होगा तो 50 होगा।
अब निकालना है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, मतलब हमें ये आउटर एरिया की वैल्यू क्या है निकालनी है। तो इसमें हम जो ये अंदर वाली वैल्यूज इनका टोटल करेंगे, उसको 100 से माइनस करेंगे तो विल गेट एज 20। जैसे 50 + 10 60, 60 + 20 वुड बी 80, तो 100 - 80 विल बी 20, तो दैट इज वाई 20 इज द आंसर। सो दिस इज शोकेसिंग कि वो किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है, जो बाहर वाला एरिया है। Then gardener increased the area of his rectangular garden by increasing its length by 40%, और उसकी जो width है that is decreased by 20%। तो इसको डायग्राम फॉर्म में लिख दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ न्यू गार्डन कैलकुलेट करना है आफ्टर दीज टू चेंजेस। सपोज इनिशियल अगर लेंथ इज 40, क्योंकि यहाँ पे भी परसेंटेज में हमें डिक्लाइन दिखा रखा है, तो इस सिंपल वैल्यूज ही हम अज्यूम करेंगे सो दैट हमारी कैलकुलेशन भी सिंपल रहे, ज्यादा टाइम ना लगे। तो ब्रेथ अज्यूम कर ली हमने 20, क्योंकि लेंथ से छोटी होती है ब्रेथ। तो लेंथ इज 40, ब्रेथ इज 20 वी अज्यूम्ड। एंड ओल्ड एरिया क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम करते हैं 40% से इंक्रीज करिए हमने लेंथ, तो 40% ऑफ दिस वैल्यू जो ओल्ड लेंथ थी वो कितना होगा, 16। तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, ये तो 40% है, न्यू लेंथ वुड बी 40 + 60, तो ये हमने न्यू लेंथ लिख दी। सिमिलरली न्यू ब्रेथ कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम माइनस करेंगे, क्योंकि न्यू ब्रेथ डिक्लाइंस बाय 20%। तो 20% से डिक्लाइन हुई तो 20% और 20 पहले निकाला तो दैट वुड बी 4। अब 20 - 4 करेंगे तो ये न्यू ब्रेथ होगी, दैट वुड बी 16। तो न्यू एरिया निकाला हमने, वुड बी न्यू ब्रेथ न्यू लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे, 56 मल्टीप्लाइड बाय 16, दिस वुड बी द न्यू एरिया। अब निकालना क्या है, द एरिया ऑफ द न्यू गार्डन इंक्रीज, मतलब क्या चेंज हो रहा है। तो यहाँ ऑप्शंस में हमें वैल्यू नहीं दे रखी कि क्या न्यू एरिया है, क्या वो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो न्यू एरिया और ओल्ड एरिया जो वैल्यूज हैं उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 896 - 800 वुड बी 96, और जो पुराना एरिया है उससे कंपैरिजन में हमें निकालनी है परसेंटेज, तो इसलिए डिवाइड बाय 800। तो इट विल बी नेट इंक्रीज ऑफ 12%, तो हैज इंक्रीज्ड बाय 12%। Then A and B decide to travel from place X to place Y by bus. So X to Y जा रहे हैं places. A has rupees 10 with him and he finds that it is 80% of the bus fare for two persons. तो ए के पास 10 रुपीज है, 80% ऑफ फेयर फॉर टू पर्सन इज रुपीज 10, क्योंकि गिवन है। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है सिंपली उसको पहले इक्वेशन फॉर्म में लिख लो। तो 80% गिवन है दो लोगों के लिए, तो हम उसका 100% भी निकाल सकते हैं। तो 100 वुड बी यूनिटरी मेथड है, 10 / 80 × 100, तो इट विल टर्न आउट टू बी 12.5 रुपीज, ये दो लोगों का फेयर है। और आगे क्या इन्फॉर्मेशन है, बी फाइंड्स दैट ही हैज रुपीज 3 विद हिम एंड वो उसको ए को दे देता है। तो ए के पास 13 रुपीज हो गए और दो लोगों का बस का फेयर है 12.5 रुपीज। सो इसमें से कौन सी सिचुएशन बेस्ट फिट होती है, तो वैसे कि दो टिकट्स बाय करने के बाद भी उसके पास 50 पैसे बच जाएंगे, क्योंकि उसके पास टोटल मनी 13 है और टिकट प्राइसेस इज 12.5 रुपीज। Candidates in competitive examination consisted of 60% men, 40% women, तो total candidates assume कर लिया 100 है, men and female हमने divide करके लिख दिया। Now it is saying 70% men and 75% women cleared the qualifying test एंड एंटर्ड द फाइनल टेस्ट। तो ये बाद में देखते, पहले इसको सॉल्व करते। 70% मैन, तो हमेशा ध्यान ये रखना है 70% और जितना नंबर ऑफ मैन है तो पहले कैलकुलेट करके लिख लो, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ये मिस्टेक हो जाती है, हम 70% ऑफ 100 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 70% ऑफ 60 हमें निकालना है, तो 42 मैन हैव क्वालिफाइड द टेस्ट एंड फीमेल्स के केस में भी सिमिलर वैल्यू दे रखी है 75%, तो बस कैलकुलेट करनी है तो 30 फीमेल्स आ जाएगी। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि फाइनल टेस्ट में वेयर 80% मेन और 70% वुमेन दे वर सक्सेसफुल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो सक्सेसफुल के लिए हमें सिमिलर यहाँ 80% 70% गिवन है। अब जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनमें से ही तो सक्सेसफुल होंगे जो फाइनल कैंडिडेट्स होंगे, तो इसलिए 80% ऑफ 42 कैलकुलेट करेंगे, 70% ऑफ 30 करेंगे, तो दिस वुड बी द नंबर दैट विल गेट। और ऑप्शंस अगर हम देखते हैं तो पहला बोल रहा है सक्सेस रेट इज हायर फॉर वुमेन,
नहीं, वुमेन का कैसे होगा, क्योंकि 21 वुमेन हुई है क्वालिफाई, और यहाँ पे 33.6 मेल्स। तो मोर मेन क्लियर द एग्जामिनेशन देन वुमेन, तो ये फिट हो रहा है क्योंकि 34 मेल्स और 21 वुमेन ने क्वालिफाई किया है, which is more than the number of females who have been successful. Next is, in a test, candidate attempted only 8 questions and secured 50% marks in each of the question. Each of the question का score दे रखा है कि हर एक question में 50% marks score किया, total 8 attempt किए, तो attempted 8 and 50% in each, he obtained a total of 40% in the test. तो total score 40% आया है. All the questions in the test carried equal marks. How many questions were there in the test? तो अज्यूम कर ले, क्योंकि 50% स्कोर किया तो हमने अज्यूम कर लिया कि हर क्वेश्चन का जो स्कोर है वो 2 मार्क्स हो सकता है, सो दैट इसका 50% 1 मार्क्स हो जाएगा. ये हो गया. तो स्कोर कितना आएगा, 8 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किए उसने, तो 8 into 1 वुड बी 8 मार्क्स. अब नाउ 40% ऑफ द स्कोर कितना होगा, 40% स्कोर ऑफ 8, नहीं नहीं, 40% ऑफ 8 नहीं होगा. मैं मानसी दी, हम 2 मार्क्स कर रहे हैं ना एज्यूम? हाँ, तो इसका 50% होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन कह रहे हैं उन्होंने सिक्योर किया 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चन, तो इसका 50% तो 1 हो गया ना. ठीक है। स्कोर जो उसका स्कोर आएगा वो 8 into ठीक है, 1. 50% मार्क्स। हम्म. तो उसका हम्म 8 मार्क्स आ गया. तो इफ ही ऑब्टेन्ड अ टोटल ऑफ 40% इन द टेस्ट, तो 8 मार्क्स स्कोर आया है, तो ये बोल रहा है कि ये 40% है, तो इसलिए ये लिख दिया हमने 40% द स्कोर है 8 मार्क्स. तो इस बेसिस पे हम 100 मार्क्स या 100% द स्कोर कैलकुलेट कर लेंगे यूनिटरी मेथड से. तो 8 डिवाइडेड बाय 40 इंटू जो ये 100 हमें कैलकुलेट करना है, तो विल गेट जो मैक्सिमम स्कोर है वो 20 मार्क्स होगा. अब ये बोल रहा है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट. तो सिंस यहाँ पे 2 मार्क्स का था एक क्वेश्चन जो हमने एज्यूम किया, तो इसका 20 का 50% वुड गिव अस कि टोटल कितने क्वेश्चंस थे, क्योंकि एक क्वेश्चन में स्कोर कितना होगा, 2 होगा ना. तो 20 तो मार्क्स आ रहे हैं हमारे पास, तो इसका हाफ करेंगे तो दैट विल गिव अस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, तो 10 वुड बी द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, क्लियर है, करो ना. हाँ जी मानसी जी। Then a person ordered 5 pairs of black socks and some pairs of brown socks. So black and brown socks है. The price of the black pair was thrice that of the brown pair. तो ये लिख लिया हमने, price of black pair 3 times of the brown pair of socks. And क्या है, while preparing the bill clerk interchanged the number of black and brown pairs, उन्होंने interchange कर दिए, तो उसकी वजह से this increased the bill by 100%. So number of pairs of brown socks निकालनी है, ओरिजिनल ऑर्डर में कितना था. तो एक तो ये एस्पेक्ट इन्होंने इसको इंटरचेंज किया, उसकी वजह से बिल 100% इंक्रीज हो गया. और प्राइस हमें दे रखा है कि प्राइस ऑफ ब्लैक पेयर इज 3 times ऑफ द ब्राउन. सो ये सब इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया. सो सपोज ब्लैक सॉक्स जो दे रखी है 5 पेयर्स है, और एज्यूम कर लिया कि ब्राउन सॉक्स का पेयर सपोज X पेयर्स है, तो न्यू बिल दे रखा है 100% हो रहा है. 100% मतलब कि जो पुराना बिल था उसका डबल हो गया वो बिल. जैसे सपोज अज्यूम करते हैं अगर वो 100 रुपीज था जो पुराना बिल है, तो 100 का 100% कितना हुआ, 100 रुपीज ही हुआ ना. तो लिखा है विच इंक्रीज्ड द बिल बाय 100%. तो 100 + 100 रुपीज वुड गिव अस द न्यू बिल. तो ये मतलब एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए स्टेटमेंट का मतलब क्या है. तो इसको अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो मतलब न्यू बिल विल बी ट्वाइस ऑफ द ओल्ड बिल, क्योंकि वो डबल हो रहा है बाय 100%. सो सिंपली अब इसको न्यू बिल को कैसे लिखेंगे, उन्होंने पेयर नंबर ऑफ पेयर्स इंटरचेंज कर दिए हैं. तो एक्स नंबर ऑफ ब्लैक सॉक्स हो जाएंगे, क्योंकि एक्स हमने ब्राउन यहाँ अज्यूम करी है, तो इंटरचेंज करने पे एक्स वुड बी द ब्लैक. तो यहाँ एक्स वुड बी द नंबर ऑफ ब्लैक पेयर्स इनटू ये एक तरीके से प्राइस ऑफ ब्लैक आप अज्यूम कर लो. तो इसमें मैंने एक सिंप्लीफिकेशन के लिए कंफ्यूजन ना हो तो ब्लैक और ब्राउन ही लिखा है डायरेक्ट, और प्लस 5 नंबर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द ओल्ड बिल. तो ओल्ड बिल में ये फिगर्स इंटरचेंज हो जाएगी, क्योंकि 5 ब्लैक हैं और एक्स ब्राउन हमने अज्यूम करी, तो ओल्ड बिल में तो हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, उसमें कोई मिस्टेक नहीं थी. तो इसको फर्दर अगर हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें दे रखा है कि प्राइस ऑफ ब्लैक पेयर इज 3 times ऑफ द ब्राउन, तो यहाँ इसलिए ये 3x हो गया +5. और ये जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको हम सेम साइड लेके जाएंगे, तो ये ब्राउन ब्राउन कैंसिल हो जाएगा, तो x बचेगा. x ही हमें निकालना है, x हमें बता रहा है कितने नंबर ऑफ ब्राउन पेयर्स हैं, तो डायरेक्टली x की वैल्यू हमें मिल जाएंगी. तो 25 वुड बी द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स.
बस इसमें यही है कि हमें फोकस इस चीज पे करना है कि इक्वेशन कैसे बनानी है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसका हिंट बस एक सेंटेंस में होगा, तो उसको हमें डिसाइफर करना पड़ेगा। Then Anita's mathematics test had 70 problems carrying equal marks, that is, तो 70 प्रॉब्लम्स टोटल क्वेश्चंस हैं। तो 10 अरिथमेटिक है, 30 अलजेब्रा है, 30 ज्योमेट्री। इसको टेबल फॉर्मेट में हमने लिख लिया है। अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री ये मैथ्स में है। ऑल्दो शी आंसर्ड 70% ऑफ द अरिथमेटिक, 40% अलजेब्रा, 60% ज्योमेट्री, तो ये सेम फिगर्स यहाँ पे करेक्ट जो हमें दे रखी है, करेक्टली उन्होंने इतने परसेंटेज आंसर करे हैं। बट शी डिड नॉट पास द टेस्ट बिकॉज शी गॉट लेस देन 60% मार्क्स। तो मतलब 60% क्वालिफाइंग मार्क्स है, बट उससे कम उनका स्कोर आया है। तो नंबर ऑफ मोर क्वेश्चंस उनको कितने सॉल्व और करने चाहिए थे? शी वुड हैव टू आंसर करेक्टली टू अर्न 60% ऑफ जो उनको पासिंग मार्क्स तक पहुंचने के लिए, और कितने एडिशनल क्वेश्चंस और सॉल्व करने चाहिए थे जो उन्होंने नहीं किए। तो शी गॉट सिंस 60% मार्क्स डिडंट पास, टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चंस हमें निकालने पड़ेंगे, और मोर नीडेड क्वेश्चंस उसी के बेसिस पे फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में मिल ही जाएगा। तो यहाँ पहले 70% ऑफ 10 क्वेश्चंस अरिथमेटिक्स के हैं, तो वो कैलकुलेट करेंगे टोटल क्वेश्चंस कितने बनते हैं। तो 70% ऑफ 10 इज 7 क्वेश्चंस, 40% ऑफ 30 इज 12, 60% ऑफ 30 वुड बी 18 क्वेश्चंस। तो टोटल क्वेश्चंस कितने उन्होंने करेक्टली सॉल्व करे, इनको जस्ट ऐड कर देंगे, 37 क्वेश्चंस। तो 37 क्वेश्चंस तो उन्होंने बोला इक्वल मार्क्स हैं, तो सपोज 37 मार्क्स आ गए उनके, क्योंकि इक्वल है तो यहाँ हम अज्यूम कर सकते हैं कि 1 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन। तो सपोज किया हमने ये, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, टोटल क्वेश्चंस दे रखे हैं 70, तो 70 इंटू 1 वुड बी 70 मार्क्स। नाउ 60% के लिए कितना स्कोर आना चाहिए, तो 60% ऑफ 70 टोटल स्कोर का कैलकुलेट करेंगे, 42 मार्क्स आने चाहिए, बट उनके कितने आए हैं, 37 आए हैं। तो और कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए थे उन्होंने, 5 क्वेश्चन मोर, क्योंकि हर क्वेश्चन का अगेन 1 मार्क्स है, तो 5 वुड बी द आंसर। हाँ जी, इसमें जैसे जो इक्वेशन सी दी हुई है वही थोड़ी कंफ्यूजिंग है बस। हाँ मतलब इसमें यही कैलकुलेट हम्म। करना है, जैसे परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा हो टोटल यहाँ, जैसे इसकी हमें परसेंटेज यहाँ निकालनी थी। फिर उसके बाद पहले यही सोचना पड़ेगा ना कि टोटल क्वेश्चंस हमें निकालने हैं, उनका स्कोर कितना आया वो हमें निकालना पड़ेगा, और टोटल स्कोर में से 60% कितना बनता है। तो उससे मतलब 42 मार्क्स हुआ ना 60% ऑफ 70। तो 42 उनको एटलीस्ट लेके आना चाहिए था टू गेट क्वालिफाइड या पास होने के लिए। बट 37 था, तो 42 माइनस 37 करेंगे तो 5 क्वेश्चंस और होने चाहिए थे। इतने और होने चाहिए थे। हम्म। हाँ जी। Then total emoluments of 2 persons, that is same, but one gets the allowances to the extent of 65% of जो basic pay है, and second person gets allowance extent of 60%, sorry 80% of is the basic pay। तो ratio निकालना है basic pay of the former to the basic pay of the later person। तो पर्सन ए एंड पर्सन बी है, अलाउंसेस की जो हमें दे रखा है उसको सिंपल ऐसे इक्वेशन में लिख दिया है, एंड इमोल्यूमेंट्स दोनों की सेम है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बेसिक यही है कि टोटल इमोल्यूमेंट्स जो होती है बेसिक पे, और प्लस जो आपको पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, तो उसको ऐड करते हैं, तो सारा अलाउंसेस के अंडर आ गया। तो ये ध्यान यहाँ पे ये देना है, इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस डिफरेंट होती हैं। सो हमें निकालना है, ये रेशियो निकालना है, बेसिक पे ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू द बेसिक पे ऑफ द लेटर तो सेकंड पर्सन। सिंपली अब जो ये हमें इक्वेशन दे रखी है इसको हमने ऐसे लिख दिया है, टोटल एमोल्यूमेंट्स ऑफ ए क्या होगा, उन ए पर्सन की बेसिक पे प्लस उनको कितनी अलाउंस मिली, तो ये अलाउंस के लिए हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो सिमिलरली इसको आगे सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करके, 13/20 हो जाएगा, पहली इक्वेशन ये हो गई। सेम एग्जैक्टली विल डू फॉर द सेकंड पर्सन बी, टोटल उनकी एमोल्यूमेंट क्या होगा, उतना उनका बेसिक पे प्लस दी अलाउंसेस। तो क्वेश्चन में दे रखा है दोनों की इमोल्यूमेंट्स सेम है, तो इसका मतलब इन दो इक्वेशंस को हम इक्वेट कर सकते हैं यहाँ पे, जो स्टेप हम कर रहे हैं। तो ये जो दो वैल्यूज है यहाँ पे हमने ये लिख ली, इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली हमें यही मिल जाएगा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, रेशियो ऑफ बेसिक पे ऑफ ए टू बेसिक पे ऑफ बी, ये दो ही वेरिएबल्स बचेंगे एंड में, तो इट विल बी 12 to 11। दिस इज ऑप्शन 4। Then two numbers x and y respectively 20%, 28% less than the third number z। ये फॉर्मूला भी था इस पे, पर इसको बिना फॉर्मूला के हम करेंगे। तो दो नंबर है x एंड y रिस्पेक्टिवली 20%, 28% दोनों लेस है देन द थर्ड नंबर z। सो ये इसको हमने ऐसे लिख दिया।
तो लेस देन थर्ड नंबर z है, तो z की जो वैल्यू उसमें से माइनस करेंगे हम। 20% x नंबर के लिए है और y के लिए 28% लेस है, तो टोटल नंबर में से इतना परसेंटेज माइनस करेंगे तभी तो हमें इन दोनों नंबर्स की वैल्यू मिलेगी। तो अब बोल रहा है बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर y लेस देन द नंबर x। सो इसको कैसे इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, निकालना है जो हमें। व्हाट परसेंटेज इज नंबर y लेस देन द नंबर x। तो गिवन x माइनस वाई, और जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, जिससे कंपैरिजन में वैल्यू निकाली, वो है देन द नंबर x। तो x हमेशा नीचे आएगा यहाँ पे इस केस में। तो फॉर एग्जाम्पल इफ सपोज z इज 100, x हमने 80 किया एंड y 72। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज फॉर्मेट में ही निकालने हैं, तो आप नंबर यहाँ कुछ भी एज्यूम करो। जैसे यहाँ पे अगर हम z हमने 100 एज्यूम किया, तो 20% लेस है y, सॉरी x। तो 20% लेस ऑफ 100 क्या होगा, 80 आ जाएगी x की वैल्यू। और y जो है 28% लेस है, तो 100 में से 28% माइनस करते हैं तो 72। ऐसे अगर नहीं भी डाले ना, तो जो ऊपर इक्वेशन दिया हुआ है ना, वही डालने से आंसर निकल जाएगा। z-20/10 ऑफ z तो सेम ही आ रहा है ना उसमें। हाँ नहीं, कैसे कह रहे हो? हाँ, तुमने जो इक्वेशन लिखा ना, x=z-20/100, तो उसका हाँ हाँ आंसर 80/100 ही होता है ऑफ z। तो नीचे डालने ऊपर डालने से आंसर सेम है। हाँ, अज्यूम करो जैसे ना। यहाँ पे ये जो वैल्यू आ गई, फिर उसको फॉर्मूला में लिख देना, क्योंकि इसमें ऐसे इस तरीके से पूछा है, तो x माइनस वाई इन वैल्यूज को फिर हम पुट कर देंगे, क्योंकि हमने z की वैल्यू 100 एज्यूम करी। तो फाइनल आंसर इसी इसी तरीके से आएगा। आप डायरेक्ट कैसे कह रहे हो, ये इक्वेशन से तो वैल्यूज मिल जाएंगी। सो यहाँ पे है इन अ सिटी 12% हाउस होल्ड दे अर्न लेस देन 30,000 रुपीज पर ईयर। 6% जो दे आर अर्निंग मोर देन 2 lakhs पर ईयर। 22% हाउस होल्ड अर्निंग मोर देन 1 लाख, और 990 हाउस होल्ड दे रखा है बिटवीन 30,000 एंड 1 लाख। तो पूछा कितने हाउस होल्ड हैं विच आर अर्निंग बिटवीन 1 लाख एंड 2 लाख पर ईयर। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन को ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख दिया। लेस देन 30,000 इतना 12% है, ये हमें नंबर दे रखा है, यहाँ बाकी सारी परसेंटेज दे रखी है। 22% है, मोर देन 1 लाख, मोर देन 2 लाख इज 6%। अब बिटवीन 1 and 2 लाख हमें निकालना है, तो इसका मतलब ये मोर देन 2 लाख है, मोर देन 1 लाख है। तो इन दो नंबर्स को जब हम माइनस करते हैं, तो वो हमें देगा कि 1 लाख और 2 लाख के बीच में कितने हाउस होल्ड हैं जो अर्न कर रहे हैं। क्योंकि ये तो मोर देन 2 लाख हो गए हैं, तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा टू गेट इन बिटवीन दिस both these values। तो 22 माइनस 6 करेंगे तो 16% हाउस होल्ड आएंगे जो अर्न कर रहे हैं बिटवीन 1 to 2 लाख। नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे परसेंटेज अब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब हर एक जो वैल्यू हो गई परसेंटेज फॉर्मेट में हो गई। तो परसेंटेज ऑफ पीपल हु अर्निंग बिटवीन 30,000 एंड 1 लाख इज कितना होगा, ये जो ये वाली वैल्यू 990, इसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि बाकी सारी परसेंटेज में ये नंबर में टोटल हाउस होल्ड पहले हम निकाल रहे हैं इसके थ्रू। तो उसके लिए जैसे 100% मैक्सिमम होता है, तो 100 में से -12% करेंगे, -16% करेंगे और -6% करेंगे। तो ये तीन वैल्यूज को माइनस करते हैं तो वी गेट 66%। तो मतलब 66% इज इक्वल टू 990 वैल्यू जो है। तो 66% आ गए, तो इससे हम 100% निकाल सकते हैं। तो 100% हाउस होल्ड हमें वैल्यू आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड कितने हैं, 1500 है, और हमें निकालना है 16% कितना होगा 1500 का। तो 240 हाउस होल्ड आ जाएंगे जो अर्न कर रहे हैं बिटवीन 1 लाख to 2 लाख, तो 240। ना यहाँ पे भी हमें ये इक्वेशन के फॉर्मेट में दे रखी है वैल्यूज। अगर P की वैल्यू ये है, Q की वैल्यू ये है, जहाँ पे A ग्रेटर है ऑलवेज देन B, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सा ऑप्शन ज्यादा एप्रोप्रिएट और करेक्ट है। तो इसको हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन को आगे और सॉल्व करके ट्राई किया था, बट उससे आंसर आया ही नहीं। तो हिट एंड ट्रायल से अगर हम करते हैं, बस ध्यान ये देना जो वैल्यू हम अज्यूम करें वो हमेशा ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज 900 एंड बी इज 800, तो कोशिश ये करनी है कि जैसे यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है हर एक मेथड को, या तो मतलब ए इज ग्रेटर देन, सॉरी, पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्यू, ऐसे नंबर्स अज्यूम करो। और देन फाइंड फॉर वन सच केस कि जहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है।
तो जैसे a इज ग्रेटर देन b 900 800, अब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, दोनों की p की वैल्यू आ जाएगी, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे 50% ऑफ a कितना होगा यहाँ पे 450 होगा, और 50% ऑफ b कितना होगा 400 होगा। तो यहाँ इस अजम्पशन से हमें मिलता है p की वैल्यू ग्रेटर देन q आएगी। तो अब चेक ये करना है कि क्या q की वैल्यू भी ग्रेटर देन p हो सकती है, तो वो भी हो सकती है, बट यहाँ पे अगेन a हमेशा ग्रेटर देन b होना चाहिए, तो 400 और 100 एज्यूम किया, तो हमें मिल रहा है q इज ऑल्सो ग्रेटर देन p। तो दोनों केसेस पॉसिबल हैं। तो इस ऑप्शन जैसे p इज ग्रेटर देन q नहीं हो सकता, ऑपोजिट भी ट्रू है, q इज ग्रेटर देन p, p इज इक्वल नहीं हो सकता है, तो नन ऑफ द अबव कैन बी कंक्लूडेड विद सर्टेनिटी। इसका मेरे को और कोई मेथड नहीं समझ में आया कि कैलकुलेट वैसे करके अगर हमें कुछ मिलता है थ्रू दीज इक्वेशंस। Then a student has to get 40% marks to pass in the examination. Suppose he gets 30 marks, fails by 30 marks. तो 30 आए हैं, 30 मार्क्स और चाहिए थे पास होने के लिए, और बोला पास होने के लिए 40% चाहिए। तो इसका मतलब 30 + 30 60 मार्क्स वुड बी 40%। तो 40% स्कोर पता लग गया, तो 100% स्कोर निकल ही जाएगा। तो टोटल मार्क्स कितने हैं 150 मार्क्स जो हमें निकालने हैं, मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम 150। इन एन एग्जाम ए हैज स्कोर्ड 20 मार्क्स मोर देन बी, तो ए का स्कोर लिख सकते हैं बी का स्कोर +20, क्योंकि ये दे रखा है। इफ बी हैज स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन ए, तो बी का होगा ए का स्कोर -5% ऑफ ए। एंड फिर हमें निकालना है हाउ मच हैज बी स्कोर, तो मतलब बी की वैल्यू निकालनी है, बी का कितना स्कोर आया है। तो इसको सिंपली पहले इस वाली इक्वेशन को यहाँ और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो वील गेट दिस एज द वैल्यू ऑफ बी। अब इस बी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वील गेट द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू 400 आ जाएगी। अब इस 400 को आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो, तो यूल गेट द वैल्यू ऑफ बी एज 380 मार्क्स। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Now, in a school, 60% students they play cricket. A student who does not play cricket plays football. तो ये बोल रहा है कि जो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इसका मतलब है वो फुटबॉल प्ले करते हैं। Then every football player has got a two-wheeler. ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव डेटा। तो मतलब हमें निकालने कौन सा स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है। तो ये बोल रहा है पहला स्टेटमेंट 60% स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू व्हीलर। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि ये बोल रहा है 60% क्रिकेट खेल रहे, बट उसने सिर्फ ये बोला कि जो फुटबॉल खेल रहा है उनके पास सबके पास टू व्हीलर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनके पास भी टू व्हीलर्स किसी के पास नहीं है। तो इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि 60% सब क्रिकेट खेल रहे हैं, दिस वुड बी फॉल्स। नाउ सेकंड इज नो क्रिकेटर हैज टू व्हीलर, तो ये भी गलत हो गया, उसने सिर्फ फुटबॉल प्लेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में बोला। ये इसका मतलब ये नहीं कि इसका ऑपोजिट भी ट्रू होगा। देन थर्ड इज क्रिकेट प्लेयर्स डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो ये भी गलत है, उसने बस ये बोला कि जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। तो पॉसिबिलिटी है जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनमें से कुछ फुटबॉल भी खेल सकते होंगे। तो इसलिए तीनों गलत है मेरे हिसाब से इसमें। तो इसमें पूछा कैन नॉट बी ड्रॉन, तो तीनों ही गलत है। ऑप्शन वुड बी 1 2 3। औशिक इसमें कुछ ऐड करना है? मेरे हिसाब से यही इन्फ्रेंस निकलेगा। फॉल्स 1 2 ठीक। Then Rakesh had money to buy 8 mobile handsets for a specific company, of a specific company, but retailer offered very good discount on that particular handset, and Rakesh he could buy 10 mobile handsets in the same amount. So discount निकालना है कितना ऑफर किया गया। तो without discount 8 mobiles, with discount 10 buy कर सकते हैं। Suppose money he had was एग्जाम्पल कुछ भी अज्यूम कर लो, तो सिंपल फिगर वुड बी ₹1000। तो कॉस्ट ऑफ वन मोबाइल अगर हमें निकालनी है तो 1000/8 जो ओरिजिनल था विदाउट डिस्काउंट, तो 125 रुपीज वुड बी द वैल्यू ऑफ वन मोबाइल हैंडसेट। सो ही कैन बाय 2 एडिशनल नाउ। तो 2 एडिशनल की वैल्यू कितनी होगी 250 रुपीज। तो सिंपली 250 कितना परसेंटेज ऑफ 1000 वुड बी 25%, तो 25% वुड बी द डिस्काउंट वैल्यू। Now, all members of a club they went to Mumbai, stayed in a hotel. On the first day, 80% they went for shopping, 50% went for sightseeing, or 10% they took rest in the hotel. So, which of the following conclusions can be drawn from the data? तो पहले इसको टेबल फॉर्मेट में लिख लिया, ऐसे चार्ट फॉर्मेट में। सपोज 100 पीपल वर देयर, जो बाहर गए और जो बाहर नहीं गए, दो तो इनकी दो कैटेगरी हो सकती है।
तीसरी या फिर कोई और अलग कैटेगरी नहीं हो सकती। तो 10% दे टुक रेस्ट, तो दे डिड नॉट गो आउट। तो इसमें 100 में से 10% कितना होगा, 10 आ जाएगा। जो बाहर गए, अब उसमें फर्दर दो कैटेगरी है, जो शॉपिंग गए और जो साइट सीइंग गए। तो इसमें थोड़ा ओवरलैप हो सकता है। सो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे 80% शॉपिंग गए तो 80 वुड बी द पीपल, 50% साइट सीइंग गए तो 50% ऑफ 80, क्योंकि 50% की जो वैल्यू वो कम है, शॉपिंग शॉपिंग के लिए ज्यादा लोग हैं, तो इसका मतलब जो रेस्ट ले रहे हैं वो तो रेस्ट ही ले रहे हैं, उनका कोई रोल ही नहीं बचा जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। तो 80% है जो शॉपिंग गए हैं। अब 80% वाले में से भी कुछ लोग हैं जो साइट सीइंग गए हैं, तो इसलिए हम 50% 80 का कैलकुलेट यहाँ कर रहे हैं, तो वो आएगा 40। एंड इसका मतलब 80 में से 40 गए साइट सीइंग, और बचे इसमें से भी 40, तो 40 गए ओनली फॉर शॉपिंग। अब हमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, 40% मेंबर्स वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग, तो ये ट्रू है। 40% बोथ वेंट फॉर शॉपिंग एंड साइट सीइंग, क्योंकि 40 वैल्यू आ रही है, तो 40 100 का कितना परसेंटेज हुआ, 40% हुआ जो यहाँ दे रखा है। दूसरा बोल रहा है 20% मेंबर्स वेंट फॉर ओनली शॉपिंग, तो 20% नहीं, यहाँ पे भी 40% वेंट फॉर ओनली शॉपिंग, तो 40 वैल्यू जो है, तो इसलिए ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। Then Raju has rupees 9,000 with him. He wants to buy a mobile handset, but he finds that he has only 75% of the amount which is required to buy the handset. तो मतलब 75% ही है, और उसके पास मनी कितना है, 9,000, तो मतलब 75% is equal to 9,000 rupees. And he borrows also 2,000 rupees from the friend. तो 100% वैल्यू कितनी होगी मोबाइल हैंडसेट की, तो 75% अगर 9,000 है तो 100% वुड बी रुपीज 12,000, और प्लस 2,000 उन्होंने बोरो किया, तो उनके पास कितना हो गया, 11,000 हो गया, क्योंकि 9,000 ऑलरेडी था, 2,000 और बाय किया तो 11,000 हो गया। एंड वैल्यू ऑफ मोबाइल हैंडसेट 12,000 है, तो 1,000 और चाहिए, तो इसलिए राजू स्टिल डज नॉट हैव इनफ अमाउंट टू बाय द हैंडसेट डिस्पाइट बोरोइंग। Then, as a result of 25% hike in the price of rice per kg, person is able to purchase 6 kg less rice for rupees 1,200. तो मतलब जो बजट है, जो पैसे थे उनके पास, वो है 1,200 रुपीज। ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी निकालना है। तो सपोज कर लिया कि राइस, जो ओरिजिनल प्राइस है राइस का, दैट वाज रुपीज एक्स पर केजी। न्यू प्राइस कितना होगा, 25% हाइक हुई है, तो ओल्ड प्राइस प्लस 25% ऑफ द ओल्ड प्राइस आफ्टर हाइक आ जाएगा 5/4x, ये फ्रैक्शन आ गया। मनी इज 1,200। अब इसकी बजट इक्वेशन ओल्ड सिचुएशन में बनाएंगे, तो क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितनी बाय कर रहे हो इनटू द प्राइस पर यूनिट, तो वो हमने अज्यूम किया है एक्स पर केजी, और क्यू है टोटल क्वांटिटी, इक्वल टू टोटल मनी जितना उनके पास है 1,200। और सिमिलरली न्यू बजट इक्वेशन क्या होगी, उसने बोला है कि प्राइस हाइक के बाद 6 kg लेस बाय कर सकते हैं, तो पुरानी क्वांटिटी में से -6 kg हो गया, ये क्वांटिटी हो गई पूरी, और ये न्यू प्राइस हो गया जो ये हमने कैलकुलेट किया, न्यू प्राइस आफ्टर 25% हाइक। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसा उतना ही है 1,200, तो इक्वल टू 1,200 होगा। दो बजट इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, क्योंकि मनी जो उनके पास सेम ही है, तो इन दो वैल्यूज को आगे सॉल्व करते जाएंगे, तो वी विल गेट क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितनी है, पुरानी वो 30 kg बाय कर पा रहे थे। इक्वेशन 1 में यहाँ पे आप क्यू की वैल्यू 30 पुट करोगे तो आपको ओल्ड प्राइस राइस का मिल जाएगा, जो एक्स हमने अज्यूम किया था, तो एक्स आ जाएगा ₹40 पर केजी। नाउ ये सक्सेसिव डिस्काउंट्स का क्वेश्चन है। सो शॉप ओनर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शंस ऑन एन आर्टिकल। 3 केस दे रखे हैं, इसमें से निकालना है कि बेस्ट कौन सा हमारे लिए, या तो इनमें से कोई एक ही बेस्ट है या तीनों बेस्ट है। तो सॉल्व करेंगे, सिंपल, इसमें लेंदी नहीं है। पहले बोल रहे सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% है, फिर उस न्यू वैल्यू पे 20% डिस्काउंट है, और उसके बाद आप सर्विस टैक्स पे करोगे 10% का। तो हमने अज्यूम कर लिया कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट 1,000 है, क्योंकि परसेंटेज में हमें सारी चीजें दे रखी हैं, तो हमें फाइनल वैल्यू निकालने कितनी आएंगी, तो यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू अज्यूम करो, रिजल्ट सेम आएगा। तो पहला केस 10% डिस्काउंट, तो 10% कितना होगा ऑफ 1,000, 100 रुपीज, तो 1,000 माइनस 100 वुड गिव अस 900। फिर 20% ऑफ 900 पे हमें मिल रहा है, तो 20% ऑफ 900 वुड बी 180, तो 720 आ गया। अब 720 पे आप सर्विस टैक्स 10% पे करोगे, तो इसलिए यहाँ पे ऐड होगा
10% ऑफ 720 वुड बी 72, फाइनल वैल्यू आ जाएगी 792 जो आपको पे करना है ऑफ द प्रोडक्ट। सेकेंड केस में बोल रहा है पहले डिस्काउंट है 20%, उसके बाद 10 और फिर एंड में सर्विस टैक्स। तो जो सीक्वेंस ऐसे यहाँ फॉलो किया वही यहीं फॉलो करेंगे, सेम वैल्यू आ रही है इस केस में भी। थर्ड केस में बोल रहा है पहले आप सर्विस टैक्स पे कर दो, उसके बाद डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। तो जैसे 10% टैक्स पे किया तो 1100 होगा, क्योंकि 10% ऑफ 1000 इज 100, तो 1000 प्लस 100 वुड बी 1100। उसके बाद डिस्काउंट है तो 20% 1100 पे, और फिर 10% ऑफ है 880 पे, उसमें भी सेम वैल्यू आ रही है। तो इसलिए ऑल द ऑप्शंस आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर। नाउ इन अ क्लास 60% स्टूडेंट्स है, दे आर फ्रॉम इंडिया, तो इसका मतलब कि इंडियन 60% हो गए, फॉरेन जो हो गए 40% बचे, और इसमें से 50% गर्ल। 100 लेके चलते हैं ना, आसान हो जाता है इसमें पूरा। 100 ही लिया, 100 ही हाँ लिया। हाँ। सपोज 100 है टोटल जो स्ट्रेंथ है, तो इंडियन दे रखा है और फॉरेन दे रखा है, तो 60% इंडियन हुए, और बाकी दे रखे कि 50% गर्ल्स हैं तो 50% बॉयज होंगे, तो इसमें भी वैल्यू 50-50 आ जाएगी, 100 की 50% वुड बी 50। आगे बोल रहा है इफ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, मतलब कि 60 जो वैल्यू है इसमें से 30% आर गर्ल्स, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स वो बोल रहे हैं, तो 30% ऑफ 60 कितना होगा, दैट वुड बी 18, और जो बाकी बच गया 60 माइनस 18 वो हो जाएगा 42, जो हमें देगा नंबर ऑफ इंडियन बॉयज। ठीक है, अब हमें निकालना है व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज। सो इसमें से हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे यहाँ पे हमें ये वैल्यू, तो अब आगे ये वैल्यू बस यूज तो करके 50। गर्ल्स निकालनी हाँ है। गर्ल्स 18 गर्ल्स हैं टोटल क्लास में से, जो इंडियन गर्ल्स हैं वो 18 है, तो बाकी 50 में से जितनी गर्ल्स बची वो फॉरेन गर्ल्स आ गई, तो इसलिए 50 माइनस ये 18 की वैल्यू करी तो 32 गर्ल्स आ गई जो फॉरेन है, और बॉयज जो फिर 32 में से 8 स्टूडेंट्स बचे, क्योंकि 40 फॉरेन है, तो 8 नंबर ऑफ बॉयज हो गया। अब इसकी हमें परसेंटेज निकालनी है, व्हाट परसेंट ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज। तो 8 डिवाइडेड बाय 40 होगा, टोटल फॉरेन स्टूडेंट्स 40 है, तो इट विल बी 20%। Okay, so student appeared in 6 papers. Maximum marks same है for each paper. His marks in these papers इतने proportion में है 6 papers के according. Overall उन्होंने 60% score आया है. How many number of papers did he score less than 60% of the maximum marks? तो ये assume कर लिया हर पेपर में maximum marks 100 हो सकते हैं, तो maximum score कितना होगा 600, क्योंकि 6 papers हैं। 60% उन्होंने score किया है, तो 60% of 600 कितना आएगा 360 marks, जो पासिंग मार्क्स है। और फिर इक्वेशन बनाएंगे इस इंफॉर्मेशन से, जो ये रेशियो में या प्रोपोर्शन हमें दे रखे हैं, तो x मतलब 5x प्लस 6x, ये सारे पार्ट्स को ऐड करके वी विल गेट 360, क्योंकि 60% उनका स्कोर आया है, तो ये स्कोर के ये हमें प्रोपोर्शन दे रखा है अकॉर्डिंग टू पेपर। इसको ऐड करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 8। नाउ अब हम स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं हर सब्जेक्ट में कितना है, तो 5 इंटू 8, क्योंकि 5x से हमें टोटल स्कोर आएगा, तो इट विल गिव अस 40। तो ऐसे हर सब्जेक्ट का कैलकुलेट करेंगे। अब पूछा हमसे ये है कि कितने पेपर्स में ही डिड स्कोर लेस देन 60, तो 60 मार्क्स से जितने पेपर्स होंगे, तो ये पहले तीन पेपर हैं, तो इसलिए 3 वुड बी द आंसर, क्योंकि टोटल अज्यूम हमने किया था कि मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे, तो इसका 60% 60 मार्क्स हो गया, तो 60 मार्क्स से नीचे इन तीन में है। देन P स्कोर 40 मार्क्स मोर देन Q, तो ऐसे लिख दिया, मोर देन Q है तो Q प्लस 40 ज्यादा है। देन इफ Q स्कोर्स 10% लेस देन P, तो Q इक्वल टू P में से 10% माइनस कर देंगे। अब हमें निकालना है हाउ मच डिड Q स्कोर, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है यहाँ सिंपली, और कुछ नहीं है। Q का जो इसको आगे थोड़ा और सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करके, 10% वाली वैल्यू ए सिंप्लीफाई और कट होके हमें हमारे पास ये वैल्यू बचेगी। P की वैल्यू पहली इक्वेशन में डाल दो, तो हमें Q की वैल्यू निकालनी है, तो 360 आ जाएगी। 360 is the score. Then if the price of an article is decreased by 20%, then then the new price is increased by 25%, तो यहाँ अज्यूम कर लो प्राइस कितना भी, आप जो भी वैल्यू ईज है मतलब सिंपल है कैलकुलेट करने के लिए, तो इनिशियल प्राइस सपोज 100 रुपीज है। अब उस पे प्राइस बोल रहा है आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 20%, 20% डिक्लाइन होने के बाद 100 रुपीज में से 80 रुपीज बचे। अब बोल रहे हैं न्यू प्राइस में 25% इंक्रीज हुआ है, तो 80 का 25% निकालेंगे, तो इसलिए 80 प्लस 25% ऑफ 80, न्यू स्कोर आएगा 100। नेट चेंज कितना हुआ, पुराना भी 100 था, न्यू भी 100 है, तो नेट चेंज 0%।
यहाँ ऑप्शंस नहीं दे रखे, सिर्फ क्वेश्चन ही है, तो नेट इतना ही आएगा, 0%, कोई चेंज नहीं है। ये भी इसी चीज सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम 25%, तो अज्यूम कर लिया 100 इज द वैल्यू, 25% इंक्रीज हुआ तो ये 125 हो गया, उसके बाद प्राइस डिक्रीज हुआ 20%, तो 20% 125 का हम निकालेंगे, इट वुड बी 100, फिर अगेन इंक्रीज हो रहा है 10% का, तो 10% ऑफ 100 वुड बी 110, नेट इंक्रीज कितना हो रहा है, तो पहला 100 था, फिर 110 हुआ, तो 10% इंक्रीज हो गया। तो टू कैंडिडेट्स एक्स एंड वाई कॉन्टेस्टेड इलेक्शन, वहां पे 80% वोटर्स है जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया, एंड कोई इनवैलिड वोट नीचे थे, नोटा का ऑप्शन भी नहीं था, एंड एक्स दे गॉट 50% वोट कास्ट, और एक्स जीता है बाय 1440 वोट्स, और जो बाकी है हमें निकालना है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट। सो दे रखा है एक्स को मिले 56% ऑफ द वोट्स और वो जीता है, वाई को मिले 44% वोट्स, मतलब कि जो वाई को वोट्स मिले प्लस 1440 इज इक्वल टू 56% ऑफ द वोट्स जो एक्स को है, क्योंकि एक्स जीता है, तो इसको हमने सिंपली इसी इक्वेशन फॉर्मेट में लिख दिया और अज्यूम किया टोटल वोटर्स एक्स है, तो एक्स हमें निकालना है। तो आई होप कि जो इक्वेशन ने कैसे बनाई पूरी इन्फॉर्मेशन से, बस उसी को आगे फिर सॉल्व करना है। तो एक्स 56% ऑफ द वोट्स मिले हैं, तो 56% ऑफ एक्स वुड बी इक्वल टू जो वाई को वोट्स मिले वो थे 44% ऑफ एक्स, क्योंकि टोटल वोटर्स है एक्स, प्लस इतने नंबर ऑफ वोट से वो जीता है, तो इसलिए इसको प्लस कर देंगे। सॉल्व करने से विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स जो कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है 12,000। Now, when 70% of a number x is added to another number y, तो मतलब y में ऐड हो रहा है 70% x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, the sum becomes 165% of the value of y equal to this, जो यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट दिस इज द वैल्यू। सेकेंड हाफ ऐसे बोल रहा है कि z में अगर 60% x ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 165% ऑफ z। इसको आगे सॉल्व करेंगे, विल गेट दिस इक्वेशन। सो यहाँ से एक चीज तो ये क्लियर हो जाएगी कि x की वैल्यू सबसे बड़ी है। सो x इतना नंबर ऑफ टाइम्स y है और x इतना नंबर ऑफ टाइम्स z है, तो x सबसे बड़ा हो गया क्योंकि वो मल्टीपल में है y और z के। अब बाकी हमें निकालना है उसमें से y बड़ा है कि z बड़ा है, तो उसको आगे सॉल्व करते हैं इन दोनों इक्वेशंस में से, इनको इक्वेट कर देंगे यहाँ पे, ये वाली जो इक्वेशन है 2 और जो 1 है, क्योंकि यहाँ पे x और x सेम वेरिएबल है, तो इसलिए हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे y और z के कंपैरिजन में हमें वैल्यूज मिल जाएगी, तो इसमें y बड़ा है z से क्योंकि y इज इन मल्टीपल्स ऑफ z, 1.16 टाइम्स ऑफ z है, तो इसलिए y बड़ा है z, तो प्रॉपर सीक्वेंस ही आएगा, x is greater than y plus z, so this is the right option। ठीक है, that's all। कोई डाउट हो उसमें, और करुणा या औशिक आपको कुछ ऐड करना हो? ओके, थैंक यू सो मच। बनाना है तो इक्वेशन के हिसाब से फिर बोलना है। हाँ वही है, हाँ। जो हमने इतने फॉर्मूलाज ऊपर देखे थे उसका तो इतना कुछ यूज नहीं हुआ, वो थोड़ा इसमें क्वेश्चंस और डिमांडिंग है कंपेयर टू दोस फॉर्मूलाज, तो ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग us on Ansarkari, do subscribe to our channel for these detailed CSAT videos।